नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे ये क्या लेके आ गया मैं, अजीब सा, हिंदी में दिख रहा है फिर अंग्रेजी में दिख रहा है। देखो, सबसे पहले जैसा कि आपने थंबनेल देख के क्लिक किया होगा, क्लिक वेट नहीं है, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूँ। जो यूट्यूब है ना, ये दो जब से जियो आया ये बहुत मतलब बूम कर रहा था। एजुकेशन इंडस्ट्री स्पेशली बहुत अच्छा चल रहा था, सारे टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे थे वगैरह वगैरह। बट दिक्कत क्या हो गई ना कि जो नूब हैं, आप में से बहुत सारे नूब होंगे या फिर जो नए नए बच्चे आते हैं, वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं निगेटिविटी के, मतलब जो फायदे का कंटेंट नहीं है उसके पीछे। लाइक कि कोई मोटिवेट कर रहा है फर्जी, कोई अपनी जॉब दिखा रहा है, जॉब क्या भोकाली जॉब है, कोई ये दिखा रहा है ये नौकरी सबसे भोकाली है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है, अरे ये अगर उठो जागो। और देखो, सबको पता है मोटिवेशन जो लिख के चले गए वही आप नई लाइनों में फिट कर रहे हो। हर मोटिवेशन का मतलब है हार्ड वर्क। ठीक है। हार्ड वर्क ना करके कोई शॉर्टकट नहीं है किसी चीज का। तो पता है हार्ड वर्क करने से सक्सेस मिलती है, तो किसी मोटिवेशन की क्या जरूरत। माँ बाप साइकिल से चल रहे हैं, कॉलर फटी हुई है, साइकिल भी 5 साल पुरानी, मडगार्ड भी नहीं है, उसका ब्रेक सही से काम नहीं करता, नीचे लटका हुआ है। ठीक है, रिम चेंज करवाए पापा को 4 साल हो गए, गेहूं अभी भी चक्की पे ऐसे उसमें साइकिल में रख के ले जा रहे हो पिसाने। उसके बाद भी अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, माँ के हाथों में अंगूठी नहीं है, फलाना ढिमका, उसके बाद आप यहाँ मोटिवेशन ढूंढ रहे हो, तो लोग मोटिवेशन सर्व भी कर रहे हैं और वो टाइम बहुत बेकार कर रहे हैं। तो मैंने इसी वजह से आज लिखा था कि यूट्यूब मोटिवेशन इज द बिगेस्ट स्कैम। तो पहली चीज तो ये हो गई, आप लोग इन चीजों में ना फंसे। दूसरी चीज ये होती है कि कुछ लोग कह रहे थे कि पेपर पैटर्न चेंज होगा वगैरह वगैरह। देखो, मुझे नहीं पता एटलीस्ट कि पेपर चेंज होगा नहीं होगा, पेपर का लेवल कैसा होगा। बट मुझे एक चीज पता है कि जो सिलेबस है वो चेंज नहीं हुआ है। सिलेबस नहीं चेंज हुआ तो कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। मैथ का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि A% अगर अभी A/100 होता है तो कल ये A/1,00,000 हो जाएगा, ऐसा कोई कहीं नहीं। चाहे आप अल्जारिया का पेपर दे दो, चाहे तस्मानिया का पेपर दे दो, मान लो कोई दो देश हो, इनका पेपर दोगे तो भी ये कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब हम क्या चेंज कर सकते हैं कि थोड़े से अच्छे प्रश्न, जैसे सीडीएस का मैंने अभी सोल्यूशन करवाया, तो और मैं हर साल करवाता हूँ सीडीएस का पेज 8, जो भी अच्छे प्रश्न होते हैं, अच्छा पेपर होता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम एग्जाम हर एग्जाम का है, तो इस वजह से करवा देता हूँ कि आपका अगर पेपर थोड़ा सा इधर उधर भी जाए, CGL 17 लेवल का भी जाए, तो भी अब सीडीएस का आपने अगर देखा होगा, ज्योमेट्री के बहुत अच्छे प्रश्न आए हुए थे, तो आपका पेपर इधर उधर भी जाए तो आपसे सारे प्रश्न हो जाए, इसलिए मैं करवाता हूँ। हालांकि सीडीएस उडीएस का पेपर लोगों को देखने में लगता है कि यार फर्जी टाइम वेस्ट है, बट ठीक है, अगर पेपर का लेवल चेंज हुआ फिर वहां पलट जाते हैं लोग। तो इस वजह से मैं एक बात कहूंगा कि हमेशा जो मैं कंटेंट यहाँ पे डालूं वो आपके लिए उपयोगी होता है तभी डालता हूँ। अदरवाइज मेरा कोई ऐसे, अगर मुझे मतलब कुछ फायदा कमाना होता, मुझे पता है इसमें व्यूज नहीं है, मैं मोटिवेशन वीडियो रोज क्यों नहीं बनाता, या बनाता ही नहीं, क्यों नहीं बनाता, स्ट्रेटजी वीडियो में क्यों नहीं बनाता। तो मुझे पता है ना कि इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि मोटिवेशन वीडियो बनाई जाए, मुझे ये है कि अगर 10 लोग देख रहे हैं, 1% ऑडियंस मेरी मतलब मेरी चैनल की 1% ऑडियंस भी सीरियस है, तो उसका फायदा होना चाहिए, दैट्स इट, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं। तो इस वजह से दो चीजें मैंने लिखी और थंबनेल बनाया। आज जो पेपर करने वाले दो चीजों का, यूपीएससी का, अभी आपने पता होगा कि सीडीएस भी यूपीएससी ने करवाया था, और ये जो पेपर है, दो पेपर आज हम करने वाले। एक सीएपीएफ, आपको पता होगा असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर होता है, जो डिफरेंट सीएपीएफ में पोस्टेड होते हैं 5400 ग्रेड पे, कि इसमें मैथमेटिक्स बढ़िया आता है, एक ये। और एक होता है कि डीएसपी का पेपर होता है सीबीआई में, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, मतलब जिसको डिप्यूटी लोग, कुछ लोग बोलते हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका पेपर होता है। तो दोनों के लिए, दोनों के पेपर का मैथमेटिक्स करवाने वाला हूँ। ठीक है, इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों मिल जाएगा, आप लोग प्लीज परेशान ना होना। इधर हिंदी में दिख रहा है पेपर, ये मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो उसमें हिंदी में भी रहेगा, अंग्रेजी में, प्लीज परेशान ना करना मुझे। बाकी मैं यहाँ से पेपर, अगर मैं ऐसे बार बार स्क्रॉल करूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मैं अंग्रेजी अंग्रेजी में करवा दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी हिंदी में इधर आप देखना चाहें तो देख लेना। ठीक है, वो मैं एक बार दिखा दूंगा, आप देख लेना, फिर नोट करके करते रहना, बाकी मैं हिंदी में समझाता रहूँ। तो कुछ 15-20 प्रश्न है, ये करने वाले हैं, अब टाइम आपका वेस्ट ना हो, इस वजह से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 66 जो देख पा रहे हो, ये 61 नहीं, ये आपको पता होगा, ये कंप्यूटर का प्रश्न है। 1 गीगाबाइट यानी कि 1 GB कितना होता है, 1024 बाइट, सबको पता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न भी आते हैं ये कंप्यूटर में, आप पेपर देख लेना, यूपीएससी के साइट पे जाके वहां डाउनलोड कर लिया करो। ऐसा नहीं यूपीएससी करवाती तो बहुत टफ हो गया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये चलो प्रश्न देखते हैं और करना शुरू करते हैं। क्या व्हाट इज डेसिमल इक्विवेलेंट टू ऑक्टल नंबर, ये एसएससी के लिए कम यूजफुल है, बट फिर भी सीख लो, हो सकता है पूछ ले। या आप रेलवे का दोगे, क्योंकि आप में से ही लोग रेलवे का एग्जाम देते हैं। देखो, ऑक्टल मतलब होता है कि बेस 8 हो, और डेसिमल मतलब होता है बेस 10। किसी भी संख्या का ऑक्टल होना मतलब कि उसका बेस 8 है, इसका बेस 10। बाइनरी आप पढ़ना, अगर ज्यादा नॉलेज लेना होगा, बस आप ये ध्यान रखो कि अगर डेसिमल में बदलना है, ऑक्टल से, ऑक्टल से डेसिमल में बदलना है, हम क्या करना है, हमें इस पूछा गया ऑक्टल से डेसिमल जाना है।
आपको पता है ऑक्टल का बेस 8 हो गया, ये नोट कर लो। ऑक्टल का बेस 8 होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है। आपने एक चीज देखा होगा कि प्लेस वैल्यू पढ़ा है, प्लेस वैल्यू स्थानीय मान पढ़ा है ना। प्लेस वैल्यू क्या होता है, अगर मैं कहीं लिखूं 123 तो आप कहते हो 3 गुणे 10 के पावर 0, 2 गुणे 10 के पावर 1 और 1 गुणे 10 के पावर 2। यानी कि 10 के यहाँ तीसरी डिजिट पे 10 के पावर 2, दूसरी डिजिट पे 10 के पावर 1 और पहली डिजिट पे 10 के पावर 0 करते। सेम चीज ऑक्टल, अगर कहीं डेसिमल पूछा गया, ऑक्टल दिया गया, तो जैसे डेसिमल का यहाँ डेसिमल था तो बेस 10 होता था, वैसे यहाँ पे ऑक्टल में 325.412 है तो इसका बेस 8 होता है। सिंपल सी बात है ना। बेस 8 होने का मतलब कि हम 5 को उठाएंगे। 5 क्यों उठाएंगे, डेसिमल से पहले वाली संख्या उठानी है, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि ये क्यों उठा लिया। एक बार ये मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये ना घबराना कि कैसे उठा लिया। मैंने क्या काम कहा कि 325.412 जो है, इसमें क्या काम करना है, 5 गुणे 8 के पावर 0 लिख दो, 2 गुणे 8 के पावर 1 लिख दो और 3 गुणे 8 के पावर 2 लिख दो। बस सिंपल सी बात है। 8 के पावर 2 मतलब 64 या 192 ये हो गया, 2 गुणे 8 16 ये हो गया, 5 गुणे 8 के पावर 0 किसी संख्या के पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 5 गुणे 1 5। इन्हीं तीनों को जोड़ दो, 16 5 21 और 2 192 213, यानी जो भी आंसर होगा 213 पॉइंट समथिंग देगा। ये दोनों गलत, ये तो गलत, यही सही होगा। आपने कहा अगर मुझे एग्जैक्ट निकालना हो, यहाँ पे सारे 213 दिए गए होते तो डेसिमल पे भी आ जाते हैं। सीख लो, रेलवे के लिए काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बाकी बहुत सारे एग्जाम में बस एसएससी नहीं पूछता। तो ये 0.412 का कैसे बदलेंगे, देखो डेसिमल के बाद, जैसे डेसिमल के बाद ये 412 पे अगर जाए तो ये पहला डिजिट है, डेसिमल के बाद ये दूसरा डिजिट है, तीसरा डिजिट है। तो यहाँ पे पावर -1, यहाँ पे पावर -2, यहाँ पे पावर -3। जैसे देखो अगर मैं 0.4 को डेसिमल में होता तो ये क्या कहते हैं, 4 गुणे 10 के पावर, एक मिनट, क्या कहते हैं, अगर 0.4 होता तो आप क्या कहते, 4 गुणे 10 के पावर, मैंने कहा एक दशमलव के बाद पहला अंक है तो 10 की पावर -1। ऐसे 0.02 होता तो हम कहते हैं 2 गुणे 10 के पावर दशमलव के बाद 1 2, दूसरा अंक है तो -2। समझ लो। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि 412, तो डेसिमल में तो 10 के पावर जाता है, ऑक्टल में क्या होगा, ये 8 के पावर -1, ये 8 के पावर -2, ये 8 के पावर -3। यानी कि 0.412 को अगर हम बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 गुणे 8 के पावर -1 प्लस 1 गुणे 8 के पावर -2 और प्लस 2 गुणे 8 के पावर -3। सिंपल सी बात बनेगी। बोलो क्लियर होगा। बस इसमें कुछ नहीं था। तो 4 गुणे 8 के पावर -1 का मतलब 4/8, ये हो गया 1/8 का स्क्वायर और प्लस 2/8 का क्यूब। अब हर बराबर करोगे तो 8 का क्यूब एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, तो 8 का क्यूब यहाँ हो गया। अब यहाँ पे 8 के स्क्वायर से गुणा करोगे यानी 64 चौको 256 हो जाएगा। यहाँ पे 8 से गुणा करोगे 8 और यहाँ पे 2 ही रहे, 256 और 10 266, 266/8 का क्यूब 512, 512 पंचे लगभग आपको 2560 यानी कि 0.5 के करीब आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे या कुछ अगर कट रहा हो तो काट लो, ठीक है, मैं काट ही दे रहा हूँ। 2 से काट दो, ये 256 हो जाएगा और ये 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करोगे तो 0.5 समथिंग समथिंग आएगा। देखो यही तो आ रहा है। तो ये प्रश्न एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, बट बाकी सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट था, इस वजह से करवा। अब ये वाला प्रश्न मुझे नहीं लगता करवाने की जरूरत है, बट फिर भी करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब सोल्यूशन प्लीज, सोल्यूशन पीडीएफ ना मांगना क्योंकि मैं नहीं दे पाऊंगा। पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, सोल्यूशन यहाँ से देख लेना। ताकि कौन सी फ्रैक्शन 2/7 और 7/9 के बीच लाई करते हैं, ठीक है। देखो आप हमेशा याद रखना मेरे भाई कि अगर ऐसा कुछ है ना तो आप सीधे डेसिमल में बदल लिया करो। 2/7 का मतलब कितना हो गया, अगर डिवाइड करोगे तो 0.7 दूनी 14 और ये 6 20 7 8 56, 0.283 के करीब। और 7/9 कितना हो गया, 0.963, 7 70 963, फिर 7 70 963 यानी कि 0.778। तो अगर हम 15/19 को सॉल्व करें तो 19 से डिवाइड करेंगे 15 में, पॉइंट लगेगा, ये 150 हो जाएगा। 19 अट्ठे 152, 8 बार जाएगा नहीं 7 बार जाएगा, 19 सत्ते 133, बचेगा कितना 17, 170, 19 नवैया 171, यानी कि इसकी वैल्यू 0.79 के करीब होगी, जो कि इससे बाहर निकल जाएगी। यानी कि हमें इसके बीच रखना है, यानी 0.283 से बड़ा, 0.778 से छोटा। बी ऑप्शन पे आता है 11/17, पॉइंट लगा है 110 हुआ, 17 सत्ते 119, यानी 7 बार नहीं जाएगा 6 बार, 17 छक्के 102। 0.6 से स्टार्ट वाली होने वाली संख्या इसके बीच में आएगी नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। तो यही आपका हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कुमार कोई कार्य 8 दिन में करता है। हिंदी वाले देख लेना प्लीज, यहाँ पे ये देखो, देख लो पहले हिंदी वाले। कुमार एक कार्य को 8 दिन में करता है, राज उसी कार्य को 16 दिन में, कुमार और राज मिलके एक साथ कितने दिन में। बहुत आसान सा प्रश्न है, देख लो। कुमार कार्य को कितने दिन में करता है, श्वेता हेलो, लैपटॉप का चार्जर लगा दो, लैपटॉप का चार्जर लगा दो। कुमार किसी कार्य को 8 दिन में करता है, यहाँ पे दिया गया कुमार 8 दिन में करता है,
और राज कितने दिन में करता है? राज करता है 16 दिन में। राज 16 दिन में करता है, तो दोनों मिलके आपको पता है अगर एक ए दिन में करता हो दूसरा बी दिन में, तो दोनों मिलके ए गुड़े बी बटे ए धन बी। आप कहेंगे बड़े हल्के हल्के प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है अभी तो देख लेते हैं, बाकी दो चार अच्छे प्रश्न मिल जाएंगे तो हमारा दिन साकार हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 तिया 24, 16 बटे 3 यानी 5 से 1 बटे 3। एलसीएम मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अगर करना चाहो उधर लगाना, उधर वाले में लगाना, इधर वो लगा। अगला प्रश्न देखो, ठीक है क्या कहा गया, एक मिनट यार, पहले हिंदी वाले देख लें तब तक मैं कर रहा हूँ। देखो, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 400, 3 वर्ष में 420 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है, ये पूछा गया। अंग्रेजी में अगर पढ़ो तो ये सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड टू 400 इन दो, ये अभी अब आपने देखा होगा कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत बेसिक सा, बहुत अच्छा सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हुए 1.5 घंटे की एक वीडियो गई, जिसमें प्रश्न नहीं करवाया, सारे कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताया। तो वो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि nth ईयर के लास्ट में जो अमाउंट होता है यानी मिश्रधन होता है, अमाउंट मतलब मिश्रधन, nth ईयर के लास्ट में यानी कि nth साल के लास्ट में जो अमाउंट मिलके आता है कंपाउंड इंटरेस्ट वो n+1th ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाए। यानी दूसरे साल n बराबर 2 रखो तो दूसरे साल के अंत में जो मिश्रधन होगा यानी अमाउंट होगा, तीसरे साल के लिए मूलधन बन जाए। यानी कि 2 साल के अंत में अगर कोई धन 400 हो जाता है यानी तीसरे साल के लिए यही मूलधन होगा। यानी अगर मैं तीसरे साल की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि 400 रुपए एक साल में, क्योंकि 2 साल तो बीत चुके हैं, तीसरे साल में मतलब एक साल और है, यानी 400 रुपए 420 हो जाते हैं एक साल में। 400 से 420 यानी ब्याज कितना मिला, 20 रुपए। परसेंटेज 20 400 का कौन सा हिस्सा, 1/20 यानी कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। आसान सा प्रश्न है ये। प्रश्न देखो, ये व्हील ऑफ सर्कमफ्रेंस 2 मीटर रोल्स ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 80 मीटर। पहले हिंदी वाले देख लें नहीं तो परेशान हो जाएंगे। 2 मीटर परिधि का एक पहिया 80 मीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ पे लुढ़कता है। यदि ये अपने अक्ष पे 64 बार घूमता है तो पथ के केंद्र पर पहिए द्वारा बनने वाला कोण। ये एसएससी ने अभी तक ऐसे प्रश्न नहीं पूछे, बट हु नोस, नो वन नोज ना। तो क्या कहा गया, देखो एक चीज ध्यान रखना, ये मान लो कोई पथ है, इसका केंद्र होगा, कुछ त्रिज्या हो गई। मान लो कोई पहिया है जो यहाँ पे है, पहिया कहाँ पे है, पहिया कहाँ पे है, पहिया यहाँ पे है, पहिया यहाँ पे है। ये रोल कर रहा है, ऐसे 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 घूम रहा है और घूम के 64 रोल में यहाँ तक पहुंच जा रहा है। पहिया घूमते हुए ऐसे ऐसे करते यहाँ तक 64 रोल में पहुंच जा रहा है। एक बार पहिया घूमेगा तो अपनी परिधि के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आपसे कहा गया ये पहिए का सरकमफ्रेंस यानी परिधि 2 मीटर है, तो 64 बार घूमेगा तो 128 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यानी ये जो आर्क बन रहा है ये वाला ब्लू वाला, इसकी लंबाई यानी लेंथ ऑफ आर्क 128 मीटर होगी। आप जिस पाथ पे चल रहा है, ये पाथ यानी कि जो पथ है, इसकी त्रिज्या दे दी गई 80 मीटर। अब यही पूछा गया कि ये पहिया कितना कोण बनाएगा, यानी इस थीटा की वैल्यू पूछी गई। आपको पता होगा कि आपको पता है आर्क की लंबाई, आपको पता है रेडियस। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बटे रेडियस। पता पढ़ा है ना। तो यहां से लेंथ ऑफ आर्क 128 बटे रेडियस 80, डिवाइड करोगे 16 से काट दो पहले, 16 85, 16 8 128, 8/5 यानी कि 1.6। ये किसमें आंसर आएगा, रेडियन। तो ऐसे प्रश्न भी ध्यान रखना कि एक बार अगर कोई पहिया घूमेगा तो वो 2πr डिस्टेंस यानी अपनी परिधि के बराबर ट्रेवल करेगा, तो 64 बार घूमेगा। तो अब ये आर्क की लंबाई आ गई, यही आर्क तो कोण बना रहा है, तो बस सिंपल सा प्रश्न बन जाएगा। 71 नंबर प्रश्न पे आते हैं, ठीक है। ये देखो 71 नंबर प्रश्न, इसको मैं पहले इधर कर दे रहा हूँ हिंदी में। रीजनिंग का प्रश्न है बट फिर भी देख लो। अगर जब कोई घड़ी सायं, सायं से नहीं मतलब हमें 5:20 का समय प्रदर्शित करे, क्योंकि घड़ी तो ये नहीं बता पा रही है ना कि सायं है, वो तो 12 बजाती रहती है ऐसे ऐसे। 23 बटे वो वाली तो है नहीं कंप्यूटर वाली कि 23:20 बजाएगी, क्योंकि कोई घड़ी 1 से लेकर 12 तक ही बजाती है। अगर ऐसे घड़ी है तो ये यहाँ पे होता है 12, यहाँ पे होता है 6, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 9, तो यही तो बजाएगी। अगर मान लो कुछ बजा रही है तो ऐसे ही तो बजेगा इसमें। ऐसा तो है नहीं कि इसमें कुछ अलग बज जाएगा, यहाँ 23 बजने लग जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि घड़ी के जो घंटे वाले मतलब घंटे वाले इन द सेंस कि घंटे और मिनट के बीच, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना डिफरेंस होगा, तो आपको बस एक फॉर्मूला रट लेना है कि अगर कोई घड़ी है उसमें एच बज रहे हैं, आर्स जो है यानी घंटे एच हैं और मिनट्स एम है। एम क्या है, मिनट्स, यानी कि एच बज के एम मिनट हो रहा है। तो जो कोण होता है घड़ी के घंटे के और मिनट के सुई के बीच में वो होता है 11/2, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 11/2 इंटू मिनट माइनस 30 इंटू आवर्स। आप कुछ ना याद रखना, बस इतना याद रखना कि अगर घड़ी के मिनट और घंटे और मिनट के बीच की सुई का
पूछा गया एंगुलर डिस्टेंस कितना है, यानी कि कोणीय जो डिफरेंस है वो कितना है, या कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप बस ये फॉर्मूला लगा देना। तो 11/2 गुड़े मिनट, कितना मिनट हो रहा है, 5:20 में 20 मिनट, माइनस 30 गुड़े कितने घंटे हो रहे हैं, 5 घंटे। बस इसी को सॉल्व करना है। 11/2 इंटू 20 यानी कि 110, माइनस 30 पंचे 150, कितना डिफरेंस है, -40, यानी 40 डिग्री, बस माइनस भूल जाओ, 40 डिग्री का डिस्टेंस। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, रीजनिंग का था बट मैंने कहा करवा दूं, याद है फॉर्मूला। ठीक है, कहा कि एबीसी अगर एंगल हो किसी भी ट्राइंगल के लिए और एबीसी का अनुपात इतना हो तो tan स्क्वायर। अब देखो अगर एबीसी का अनुपात दे दिया गया ना, तो आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी, चूंकि किसी ट्राइंगल के तीनों कोण है तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 3 4। हिंदी वाले देख लेना, मैं पीडीएफ जब शेयर करूंगा। तो 2 3 4 यानी कि 4 + 3 + 2 यानी कि 9, 9 बराबर 180, यानी दो एक बराबर एक रेशियो बराबर 20 डिग्री। बी कितना हो जाएगा, 3 रेशियो यानी कि 60 डिग्री। तो बी बराबर 60 डिग्री हो गया, यहाँ से लिख लो बी बराबर 60 डिग्री। अब बी बराबर 60 डिग्री हो गया तो काम कर खत्म। tan स्क्वायर 60, tan स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, tan स्क्वायर 60 यानी कि tan 60 का स्क्वायर, tan 60 कितना होता है, √3 का स्क्वायर 3, लिख लो यार नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, +1 बटे √3 का स्क्वायर -1, √3 का स्क्वायर 3 1 4 बटे 3 - 1 तो डिफरेंस, डिफरेंस नहीं मतलब वही। बस ये 73 74 75 से हमें कोई मतलब नहीं, 76 पे आ जाता है, 76 76 76 76 76। अच्छा 81, ये कौन सा है भैया, ये डीआई का प्रश्न है, डीआई वाला देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक है, तो ये अपना हो गया। हम्म, अब डीआई वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये अपना डीआई के प्रश्न है कुछ, ये देखो। अब ये देखो, ये 82 वाला प्रश्न देख लो, देख लो 3 5 8 हो गया, दोनों 11 हो गया, तो एक और कितना जोड़े कि -3 है, माइनस है, ये छोड़ो। अगले 3 प्रश्न डीआई के हैं। कहा गया प्रश्नांश, ये देख लो आप हिंदी में पढ़ लो पहले। कहा गया प्रश्नांश निम्नलिखित आंकड़ों पे आधारित है, जहां 2016 से लेकर 2020 तक 4 कंपनियों के लाभ, मतलब 4 कंपनी ए बी सी डी, जिसके लाभ आपको दिखाए गए हैं। सॉरी पानी पी लेता हूँ। लाभ दिखाए गए हैं आपको। कहा गया वर्ष 2016 से 20 की अवधि के दौरान एक वर्ष में किसी कंपनी की लाभ में वृद्धि पूर्व वर्ष के संदर्भ में अधिकतम कहाँ थी। अब देखो ये अंग्रेजी में आ जाते हैं, ये आपको प्रॉफिट दिखाया गया अलग अलग कंपनियों का। ठीक है, देखिए विच कंपनी हैड मैक्सिमम ग्रोथ रेट इन प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर इन सिंगल ईयर ड्यूरिंग द 2016 से 20। विच कंपनी हैड मैक्सिमम ग्रोथ विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर की तुलना में सबसे ज्यादा ग्रोथ किस कंपनी में है, तो अगर यहाँ पे देखो तो 7 से 14 हो गया यानी 100%। अब देख लो कहीं पे 100% की ग्रोथ हुई है पिछले साल की तुलना में, यहाँ पे 2 से 6 हुआ यानी कि 200% हुआ। बाकी कहीं देखो 4 से 10 हुआ यानी कि 6 बढ़ गया, 150% यहाँ पे हुआ। बाकी देखो कहां पे सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, विच कंपनी हैड मैक्सिमम ग्रोथ रेट इन प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस ईयर इन सिंगल ईयर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2016 से 20 तक। किस कंपनी में सबसे ज्यादा परसेंटेज ग्रोथ हुई पिछले साल की तुलना में। अब देखो ये लाभ ही दिया गया तो 7 से 14 हुआ 100%, यहाँ मैक्सिमम बढ़ता दिया। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, 2 से 6 मुझे दिख रहा है 200%, यहाँ पे 4 से 10 हुआ यानी कि 6 बढ़ गया 150%। तो सबसे ज्यादा अगर लाभ देखें तो बी का 2018 में प्रीवियस ईयर की तुलना में सबसे ज्यादा बढ़ा है, और कंपनी पूछा जाए तो बी हो जाएगी। समझ रहे मैं क्या समझा रहा हूँ, कि किस कंपनी का पूछा गया था। अब ये नहीं पूछा गया था किस ईयर, अगर ये पूछा जाता तो आप कहते बी कंपनी का 2018 में सबसे ज्यादा परसेंटेज चेंज हुआ पिछले साल की तुलना में। Okay, which company's growth rate in profit is highest during the which company's growth rate in profit is highest during 2016 से 20 तक। किस कंपनी का जो क्या है, which company's growth rate is profit is highest। अच्छा किसका सबसे ज्यादा है ग्रोथ रेट। देखो अगर 2016 से लेके 20 तक कहा जाए ना, तो आप पहले निकाल लो कि किसका बढ़ा है। देखो 7 से बढ़ा 14, 14 से 25, 25 से 30, 30 से 34 हुआ है, 1.5 से 7 हुआ। अगर मैं ऐसे तुलना कर दूं, वैसे तो एवरेज से तुलना करनी चाहिए, बट आप क्या काम करो 7 से लेके 34 तक देखो कितना बढ़ा। ये वैसे मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं, एवरेज लगाना, परसेंटेज कैलकुलेट करना, ये आपका होमवर्क का प्रश्न है। इस वजह से कि अभी डीआई का एक सेट मैंने करवाया है, जिसमें मैंने खूब सारे डीआई के क्वेश्चंस करवाए हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन इस मेथड पे करवाए हैं, तो देखना और बताना। कहा गया किस कंपनी का ग्रोथ रेट प्रॉफिट में हाईएस्ट है 2016 से लेके 20 के ईयर के लिए। आपको 2016 से लेके 20 तक का डेटा दिया गया, एवरेज निकालना है, क्या करना है क्या नहीं करना, ये बहुत बेसिक सा प्रश्न है, करना कोशिश करना। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड 2016 से 20 कंपनी ग्रोथ रेट प्रॉफिट सबसे कम किसका है बताओ।
सबसे कम प्रॉफिट किसका बढ़ा है? 16 से लेके 20 तक। देखो एवरेज निकालो, जैसे यहाँ पे हाईएस्ट निकालोगे वैसे वहां पे लोएस्ट निकाल देना, वैसे एवरेज से तुलना करना। और मैं बताऊं सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? देखो एक चीज देखो, अगर मैं बात करूं कि 7 से कितना टोटल बढ़ा, देखो 7 से 14, 14 से 25, 25 से 30, 30 से 34, इसका 1.5 से लेके 7 तक ही पहुंचा। अगर हम देखें ऐसे तो कितना गुना? लगभग 5 गुना। यहाँ पे लगभग 5 गुना, यहाँ 5 गुना नहीं, मतलब 5 गुने से कम, ये लगभग 4 गुना समथिंग हुआ। 4 से 12 3 गुना हुआ, 20 से 25 सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रहा है, सबसे कम कहाँ पे दिख रहा है, ये देख लेना। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और बाकी प्रश्न तो है नहीं। अच्छा यहाँ पे है, ठीक है। 87 पे आते हैं, 87, 88, 89, और कोई डेटा तो नहीं दिया गया, ठीक। इसका रीजनिंग वाला प्रश्न भी आप ट्राई करना। देखो 87 नंबर प्रश्न, देखो ये 87 और 89 हिंदी देख लेना, फिर 89 और 90 देख लेना, फिर ऐसे बस खत्म हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, 87 का पहले हिंदी में देख लेते हैं। कहा गया 2020 में किसी व्यक्ति का चिकित्सा व्यय 80% बढ़ गया, 2019 में उसका चिकित्सा व्यय उसके वेतन का 10% था, 2020 में चिकित्सा उसके वेतन का कितना प्रतिशत है? यानी कि अगर मैं ऐसे अंग्रेजी में कहूं तो अंग्रेजी में देखो, 2020 में मेडिकल एक्सपेंस, देखो अगर मान लो कि 2020 की बात करूं और 2019 की बात करूं, 2019 में अगर वो 100 कमाता था तो 10% उसकी सैलरी का मेडिकल पे एक्सपेंस था, यानी 10 रुपए ये खर्चा करता था। अब आप देखो कि अभी 80% बढ़ गया, यानी कि 10% ना होकर 10 का 80%, यानी 8% और बढ़ गया, यानी अभी 18। अगर 10 रुपए था तो 80% बढ़ने का मतलब 8 रुपए बढ़ गया, यानी कि 18 रुपए अभी हो गया। तो कहा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ हिज सैलरी वाज मेडिकल एक्सपेंस इन 2020। 2020 में सैलरी में तो कोई चेंज हुआ नहीं, तो 100 से अगर 100 पे 18 रुपए मेडिकल एक्सपेंस हो रहा है तो 18%, सिंपल सी बात है। 88 भी देख लो। एक आदमी एक साइकिल 1400 की खरीदता, 15% लॉस पे बेचता है, इसमें कुछ था? 1400 का 85%, 17/20, 20 से कटेगा 70, 70 गुणे 17 कितना हो जाएगा? 1190। ये वाला प्रश्न थोड़ा बड़ा लग रहा है, देख लेते हैं, पहले हिंदी में देख लो फिर देखो। अनीश प्रथम 3 वर्षों के लिए 5%, अगले 7 वर्षों के लिए 8% और 10 वर्ष की बाद की अवधि के लिए 12% उधार लेता है। 13 वर्ष की समाप्ति पे उसके द्वारा भुगतान किया गया धन इतना है, तो कितनी धनराशि उधार ली गई थी? ठीक है, बस सिंपल सी बात पूछी गई, प्रश्न समझ में आ गया। अंग्रेजी में आते हैं और करते हैं। आपको दिया गया कि अनीश जो है वो एक धन उधार लेता है 5% 3 साल के लिए, फर्स्ट 3 साल के लिए 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगले 7 साल के लिए 8% है, और जब 10 साल हो गए, देखो 3 साल पहले के और 7 साल और 10 साल हो गए, उसके बाद 10 साल प्लस जब भी हम जा रहे हैं तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसने 13 साल के लिए ब्याज ले रखा था, तो 13 साल में 3 साल तो ये रेट लगेगा, 7 साल ये, 3 7 10 साल हो गया, यानी 3 साल के लिए 12% रेट लगेगा। टोटल अगर 3 ये हो गया, 7 ये हो गया, 3 + 7 + 3 यानी टोटल 13 ईयर्स हैं। 13 ईयर्स के लिए आपको पता है 3 साल 5%, 7 साल 8% और 10 साल के बाद वाले पे 12%। यानी कि 5% की रेट से 3 साल में 15% ब्याज यहां दिया, 8% की रेट से 7 साल में 56% यहां दिया, और 12% की रेट से 3 साल में 36% यहां दिया। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? 15, 56, 36, तो 5 6 11 6 17, 3 1 4 5 9 1 10, यानी 107% वो ब्याज देता है। 107% वो ब्याज देता है। कितना देता है? 107%। 107% 535 के बाद जीरो के बराबर है। 107% 5350 है, तो 100% कितना हो जाएगा? इससे काटोगे 1% बराबर 50 हो जाएगा, तो 100%। सिंपल सी बात है, 5000 हो गए। तो ये प्रश्न जो भी आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे ट्राई करना, इसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, आप सारे ट्राई कर लेना। अच्छे प्रश्न है, आपको काम आएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये सारे हमने कर दिया, ओके। 89 नहीं करा ना? हाँ 89 नहीं करा, 89 भी देख लेते हैं। क्योंकि एक शॉपकीपर जो है मार्क प्राइस जो है किसी आइटम का 25% कॉस्ट प्राइस से ऊपर रखता है, 6% का गेन लेने के लिए कितना डिस्काउंट दे? देखो 100 रुपए कॉस्ट प्राइस था, तो उसने कितना लिख रखा है? 125। अब उसको 6% गेन कमाना है, यानी 106 पे बेचना है, यानी 125 से 106 डिस्काउंट दे सकता है, यानी 19 रुपए का डिस्काउंट दे सकता है। 125 पे 19 कितना परसेंट हो जाएगा? 19/125 गुणे 100, 25 से काटोगे 4, 25 से कटेगा 5, तो 19 गुणे 4/5 यानी कि 76/5 हो जाएगा, यानी 15.2% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये सारे प्रश्न हमने कर लिए। डीआई वाला एक बार ट्राई करना आप, है ना। अब आते हैं हम दूसरे वाले पेपर पे। दूसरा वाला ये आप देख पा रहे होंगे कि ये किसका पेपर है? सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो पेपर हुआ था वो वाला है। इसमें हिंदी में ये देख पा रहे होंगे, हिंदी में इधर है, अंग्रेजी में इधर है। हम सीधे हिंदी छोड़ के अंग्रेजी पे आ जाते हैं।
देख लो यार, हिंदी वाले भी देख लो, फिर हम अंग्रेजी में करते हैं। प्रश्न पढ़ो। एक कंपनी है अपने लाभ या हानि की गणना तिमाही आधार पर करती है। 3 तिमाहियों में 25%, 20%, 20% ये होता है। चौथी तिमाही में उसका न्यूनतम लाभ या हानि कितना होना चाहिए ताकि उसका ना घाटा हो ना नुकसान, मतलब फायदा। यानी इस प्रश्न में क्या कहा गया, एक कंपनी जो है हर तिमाही वो अपना हिसाब लगाती है। 25% का पहले प्रॉफिट हुआ पहले तिमाही में, फिर 20% का लॉस हुआ, और फिर 20% का लॉस हुआ। अब चौथे महीने उसको कितना फायदा या नुकसान कमाना चाहिए ताकि उसका ना ओवरऑल फायदा हो ना नुकसान। कोई चीज ए था, 25% बढ़ने का मतलब इसका 5/4 हिस्सा हो गया। 20% कम होने का मतलब कि अगर 5 होता तो 4 हो गया। समझ लो, 5 था तो 4 हो गया, 20% मतलब 1/5। फिर 20% कम हुआ यानी कि 5 था तो 4 हो गया। बोलो क्लियर। अब चौथी कमाई में वो कितना कमाए ताकि वो ए ही रह जाए, यानी इसकी वैल्यू पूछी गई है कि चौथी तिमाही में वो कितना चेंज करे ताकि उसका ए ही रह जाए, ना नुकसान हो ना फायदा। 5/4 से 4/5 कट गया, ये 4/5 इधर चला जाए, यानी ए तो कट गया ना। यानी 4/5 में किसी चीज से गुणा किया गया तो एक आया, यानी ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4/5 यानी 5/4। 5/4 होने का मतलब कितना फायदा, 25%। अभी मैंने बताया 5/4 अगर किसी राशि को होना है तो 4 से बढ़ के 5 होना है, यानी कितना, 25%। तो आपका 25% प्रॉफिट होगा। 47 नंबर प्रश्न देख ले। ये प्रश्न देखो, ये अच्छा प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न देखो। ऐसा प्रश्न खूब आता था एसएससी में पहले। देखो, 1/√2 प्लस √1 √3 प्लस √2 √4 प्लस √3 √100 प्लस √99। देखो सबका डिफरेंस एक एक है, यानी अगर रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज मतलब कि नीचे रूट खत्म करना, तो इसमें a प्लस बी है, a माइनस बी से गुणा करेंगे, यहाँ पे √2 माइनस √1 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे √3 माइनस √2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ पे √4 माइनस √3 से गुणा हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे √100 माइनस √99 से गुणा हो जाएगा, और नीचे दो माइनस एक हो जाएगा क्योंकि a प्लस बी है, a माइनस बी हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐसे 100 माइनस 99 हो जाएगा। समझे क्या करा, यानी अगर मैं जूम इन मतलब इसको ऐसे करूं तो आप देख पा रहे हैं कि हमने जब गुणा भाग कर लिया तो यहाँ पे नीचे देखो 2 - 1 3 - 2 4 मतलब हर सबका एक हो जा रहा है, यानी ऊपर यहाँ क्या बच रहा है, √2 माइनस √1, यहाँ पे बच रहा है √3 माइनस √2, ऐसे बच रहा है √4 माइनस √3, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे बच रहा है √100 माइनस √99। आप देखो अगर दूसरा टर्म ले रहे हो ना, दूसरे टर्म का अगर पहला टर्म लो, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, देखो इसका लास्ट वाला टर्म नहीं कट रहा, पहला टर्म इसके दूसरे टर्म से कट जा रहा है, ठीक है। ऐसे मान लो √m माइनस √n आया होगा, ठीक है। आपको पता है देखो 100 है 99 है तो इससे पहले क्या होगा, 100 है 99 तो इससे पहले 98 और 99 रहा होगा, यानी कि 99 माइनस 98 रहा होगा, ठीक है। अब आप देखो √2 से √2 कट गया, ऐसे √3 से कट जाएगा, ऐसे अगर आप देखोगे तो √99 से कट जाएगा, यानी पहले टर्म का लास्ट वाला बचेगा और लास्ट टर्म का पहला वाला, तो लास्ट टर्म का पहला वाला यानी √100 मतलब 10, और यहाँ पे √1 मतलब कि 1 10 माइनस 1 आपका उत्तर 9 हो जाएगा। समझ लो मैंने क्या कहा, मैंने कहा हर टर्म जो आ रहा है, देखो यहाँ पे देखो हर टर्म जो अगला आ रहा है उसका जो लास्ट वाला टर्म है वो उससे पहले वाले टर्म के पहले टर्म से कट जा रहा है, तो ऐसे ही जो हर टर्म आ रहा है उसका लास्ट वाला टर्म उससे पहले वाले टर्म के पहले वाले टर्म से कट जा रहा है, ये इसके लिए। फिर 98 इससे पहले वाले से कटाओ, यानी यहाँ पे क्या नहीं कटेगा, 100। अगर 100 को कटना होता तो अगला टर्म लिखना पड़ता, यानी कि √101 माइनस √100 होता तब ये √100 कटता। अगर अगला टर्म नहीं है तो ये इसका पहला वाला बच जाएगा और इसका लास्ट वाला, यहाँ पे 10 - 1 9 बचे, ठीक है। 47 हो गया। 48 पे आ जाते हैं। कहा गया कि कंसीडर द फॉलोइंग सम इन एबव सम, ये किसके लिए स्टैंड करता, अच्छा प्रश्न है मैथमेटिक्स का। देखो अगर मैं ये इसको x मानू तो ये कितना लिखा है, x3 7 प्लस 4 6x प्लस 5x3, ये बराबर है 1x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट है 3, यहाँ पे है 7, 3 7 10, ठीक है। फॉर नोट क्या है, इन द एट द रेट स्टैंड्स ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो अगर मैं कहूं कि अगर इसको सॉल्व करूं मैं तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है, ये 10x लिखा हुआ है, ये 100x लिखा हुआ है, और ये 1 लिखा हुआ है, यानी कि 1000 लिखा हुआ है, एक के बाद 3 जीरो, यानी 1000 प्लस 100x प्लस 10x प्लस 1 इसकी वैल्यू हो गई। अगर मैं इसका बात करूं तो 503 अलग है और प्लस 10x इधर है, यानी ये लिखा हुआ 503 प्लस 10x। इसकी बात करूं तो ये 460 प्लस x लिखा हुआ है, और इसकी बात करूं तो 100x प्लस 37 लिखा हुआ है। सबको जोड़ दो,
100 प्लस 10x प्लस x यानी कि 111x। अब देखो 100x x और 10x ये कितना हो गया 111x। 111x अगर इधर देखोगे 37 और 503 540 हो गया, 540 और 460 1000 बराबर 1000 बराबर हो गया। यानी अगर इधर 111x बन रहा है तो इधर भी 111x बन रहा है। यानी x चाहे यहां पे रखो, चाहे यहां पे रखो, चाहे यहां पे रखो, इसकी वैल्यू 1x के बराबर होगी। मैं एक ऑप्शन ले रहा हूं, यहाँ पे 137 लिखो, यहाँ पे 461 लिखो, यहाँ पे 513 लिखो, जोड़ो बराबर हो रहा है नहीं हो रहा। यहाँ पे 1111 होना चाहिए। तो 7 1 8 3 11 7 1 8 6 14 3 1 मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा 137 प्लस 461 प्लस 513। अब जोड़ो तो 7 3 10 1 11 यूनिट डिजिट 1 1 1 2 6 8 3 11 फिर 1 5 1 6 4 10 1 11। देखो सबके किसी भी इकाई पे रखो, दहाई पे रखो, सैकड़े पे रखो, यहाँ जब एक्स ही नहीं बच रहा है यानी एक्स पे डिपेंडेंसी खत्म हो जा रही है, तो सबके लिए यानी फॉर ऑल डिजिट्स इट स्टैंड्स ट्रू। क्लियर हो गया। ये देखो अब इसमें क्या था, ये दिया गया 625 बटे 0.625 बराबर 62.5 बटे एक्स। यहां से ये कटेगा 10 हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा 0.625 में 10 से डिवाइड यानी एक दशमलव और खिसक जाएगा, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया। 49 हो गया। 50 पे आते हैं। ये कितने प्रश्न है भाई साहब, मम्मा 50 पे आ जाता है। 50 नंबर प्रश्न पहले आप देख लें। कोई धनराशि आर को 20 दिनों के लिए और एस को 30 दिनों के लिए जो सैलरी देना है उसके लिए पर्याप्त है। तो कहा कि दोनों एक साथ ले तो कितने दिन के लिए पर्याप्त होंगे। अंग्रेजी में देखो, देखो एक अमाउंट आर जो है, आर हम 20 दिन की सैलरी, अगर एक दिन की सैलरी एस हो तो 20 दिन के लिए 20 एस मतलब एम मान लेते हैं। अगर एक दिन की सैलरी एम हो तो 20 दिन के लिए 20 एम, यानी कि आर बराबर 20 एम। बोलो क्लियर। ऐसे एस बराबर 30 एम। अब कहा जाए अगर एक साथ इनको रख लिया जाए आर प्लस एस तो कितना हो जाएगा 50 एम। एम क्या है एक दिन की सैलरी, एक दिन की सैलरी इंटू यानी आर प्लस एस अगर दोनों साथ में ले रहे हैं तो 50 दिन की हम सैलरी पे कर सकते हैं। तो यही तो पूछा गया था। फॉर हाउ मेनी डेज इज द मनी एनफ टू कवर सैलरीज ऑफ बोथ ऑफ देम टेकन टुगेदर। अच्छा क्या पूछा गया था, फॉर हाउ मेनी डेज इज द मनी एनफ टू कवर सैलरीज ऑफ बोथ ऑफ देम टुगेदर। एक चीज देखना, आर के लिए 20 दिन की सैलरी थी, एस के लिए 30 दिन की सैलरी थी। ये अगर मैं थोड़ा मिस इंटरप्रेट करूं तो ये प्रश्न बनेगा कि आर एक अमाउंट है जो 20 दिन की सैलरी देने के लिए पर्याप्त है और एस जो है 30 दिन की सैलरी देने के लिए पर्याप्त। तो कहा गया अगर दोनों अमाउंट ले लिया है तो 50 दिन के लिए। लेकिन प्रश्न में ये नहीं कहा गया। देखो गलती करी मैंने, आंसर गलत निकाल देता। अभी आंसर होता भी 50 तो मैं मार्क कर देता। देखो क्या दिया गया, क्या दिक्कत आई, हमने क्या गलती करी वो सीखो। सबसे पहले एक अमाउंट है आर को 20 दिन की, मतलब आर की 20 दिन की सैलरी, कोई अमाउंट है आर की 20 दिन, मान लो एम अमाउंट है, 20 दिन की सैलरी आर को दी जा सकती है उससे, और एस को 30 दिन की सैलरी। यानी हम कह सकते हैं आर के 20 दिन की सैलरी एस के 30 दिन की सैलरी के बराबर है। आर की 20 दिन की सैलरी एस के 30 दिन की सैलरी के बराबर है। 0 0 काट दो। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि आर की सैलरी 20 दिन की 30 दिन की एस की सैलरी के बराबर है, यानी 20 आर बराबर 30 एस। आर की सैलरी हो गई 3 रुपए और एस की सैलरी हो गई 2 रुपए। अगर धन 100 रुपए रहा हो तो आर कितना कमाता है, एक मिनट ऐसे ना करो, देखो अब आर की सैलरी हो गई 3 रुपए, एस की सैलरी कितनी हो गई 2 रुपए। अब एक बात बताओ, अगर 3 रुपए पर डे कमाता तो 20 दिन देने के लिए 60 रुपए रहे होंगे। ऐसे अगर ये दो रुपए कमाता तो 30 दिन देने के लिए 60 रुपए, यानी रुपए कितने आपके पास निकल के आ गए 60। यानी 60 रुपए थे तो आर को हम चाहे 20 दिन देते और चाहे एस को 30 दिन की सैलरी देते। अब आके दोनों को अगर दें तो दोनों एक साथ 5 रुपए लेंगे, 3 आर ले लेगा, एस 2 रुपए, तो 5 रुपए एक दिन में सैलरी जाएगी अगर दोनों एक साथ देना होगा। तो 60 रुपए हमारे पास है, 5 रुपए अगर पर डे देंगे तो कितने दिन दे पाए। ये बेसिकली टाइम एंड वर्क का प्रश्न कि आर कोई कार्य 20 दिन में कर सकता है, एस कोई कार्य 30 दिन में कर सकता है, दोनों मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो आप कहते हैं 20 गुणे 30 600 बटे 20 दिन 30 50। तो ये समझना है कि किस तरह से। अब देखो टाइम एंड वर्क को थोड़ा घुमा के पूछा गया, तो ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्लियर होगा। अगर रेशियो बिटवीन सेल प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस यानी सेलिंग प्राइस आपको दी गई 7, विक्रय मूल्य 7, कॉस्ट प्राइस 4, अगर प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस के बीच का प्रॉफिट कितना होगा, अगर 4 लिखा गया और 7 में बेचा गया, 4 क्रय मूल्य और 7 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3 रुपए का। तो आपसे कहा गया प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, प्रॉफिट 3 रुपए कॉस्ट प्राइस 4, तो 3 रेशियो 4 हो जाए। इसमें तो कुछ था ही नहीं है ना 52। ये देखो
एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 335 मीटर, एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 335 मीटर है, 90 के स्पीड से ट्रेवल कर रही है, इसको 290 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना टाइम लगेगा? देखो, अगर कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, मान लो ये ट्रेन है छुक छुक, ये इसके डिब्बे हैं, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई पी हो, ट्रेन की लंबाई टी हो, तो ये पार करने में चली गई दूरी पी प्लस टी हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई 335, प्लेटफॉर्म की लंबाई 290, यानी उसको टोटल दूरी कितनी तय करनी है? 335 प्लस 290, यानी अगर आप जोड़ोगे तो 625 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर। स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 25 मीटर पर सेकंड हो जाए। अब 25 मीटर पर सेकंड से 625 ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूना 50, 25 पंचे, तो आपका सेकंड आ जाएगा 25। सिंपल कह रहा हूँ सिंपल सा प्रश्न है। 53 नंबर प्रश्न देख लो, अच्छा प्रश्न है। मिक्सचर एलिगेशन भी मैंने बहुत डिटेल में करवाया, अगर आपने नहीं देखा प्लीज जाके देखो, 5 घंटे की वीडियो, उसमें मोर देन एनफ मिक्सचर एलिगेशन मैंने करवा दिया। देखो प्रश्न, कहा गया कोई फूड स्टफ है जो, एक मिनट, कहा गया कोई खाने का सामान है जो एक्स नंबर, मतलब कोई टीम है जिसके लिए एक्स दिन के लिए खाना उपयुक्त है, अगर 20 दिन बाद 25% जो टीम थी वो छोड़ के चली गई, और रिमेनिंग फूड स्टफ जो है वो रिमेनिंग मेंबर के लिए एक्स दिन के लिए पर्याप्त है, तो एक्स की वैल्यू क्या है? देखो, हम ऐसे कह सकते हैं कि 20 आदमी के लिए, सॉरी, 30 आदमी के लिए कोई खाना एक्स दिन तक पर्याप्त है। 20 दिन बाद क्या होता है? आफ्टर 20 डेज कितना? 25% लोग T/4 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो अब बचे कितने? 3T/4, इनके लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त है खाना? एक्स दिन के लिए, ठीक है। तो आपसे कहा गया एक्स की वैल्यू क्या होगी? एक बात बताओ, टी के लिए अगर एक्स दिन का खाना था, 20 दिन बाद कितने दिन का बचा होगा? एक्स माइनस 20, अरे 20 दिन तो खा चुके हैं ना, यानी टी आदमी के एक्स माइनस 20 दिन का खाना था, यानी कुल खाना कितना था? टी आदमी के एक्स माइनस 20। अब जब T/4 चले गए तो अब 3T/4 बचे, इन 3T/4 के लिए वो खाना कितने दिन तक सफिशियंट है? एक्स दिन। यानी हम कह सकते हैं टी इंटू एक्स माइनस 20 बराबर, अभी कितने बचे? 3T/4 के लिए एक्स दिन का खाना। बस सिंपल सी बात है, इसी को सॉल्व कर लो, कट गया। यानी कि x माइनस 20 बराबर 3/4x, सॉल्व करोगे x/4 बराबर 20, तो x बराबर 80। यानी कितने दिन के लिए काम, कितने दिन के लिए खाना बचा हुआ था? 80 दिन के लिए। सिंपल सी समझ में। अगर टी आदमी के लिए x दिन का खाना था, 20 दिन बाद उनके लिए x माइनस 20 दिन का बचा होगा, तो कुल खाना t इंटू एक्स माइनस 20। अब आदमी 3T/4 बचे, खाना अभी भी x दिन के लिए, यानी 3T/4 लोग x दिन में जितना खाएंगे उतना टी एक आदमी x माइनस 20, तो खाना बराबर है, बस काम कर। देखो, यहाँ पे मैंने हमेशा बताया, अभी कुछ दिन पहले जब सीडीएस वाला प्रश्न करवा रहा था तब भी मैंने बताया था कि आपको ऐसे दे दिया टीचर, आपको बता देता है कि एक्स और वाई की वैल्यू दे दो। सबसे पहली चीज जो होती है मेरे भाई ध्यान रखने वाली, वो ये होती है कि यहाँ पे देखो पावर, यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? 2, एक्स इंटू वाई, एक्स की पावर 1 है, वाई की पावर 1, दोनों जोड़ो 2, वाई की पावर कितना है? 2, और एक्स इंटू वाई नीचे भी और 2। यानी हर जगह जब पावर इक्वल रहे तभी वैल्यू पुट कर सकते हो। मैं मान लो थोड़ी देर के लिए आप कह रहे हो क्यों काबिल बन रहे हो, मैं कहा चलो काबिल नहीं बन रहा हूं, मैं कह रहा हूं चलो अब निकालो, इसकी वैल्यू निकाल दो। 6x² माइनस 2x प्लस, पावर मैंने एक जगह चेंज कर दी, अब आप वैल्यू रख के देखो, x और y का अनुपात 3:7, तो अगर मैं 6 गुणे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुणे 3 6 प्लस y स्क्वायर 7×7 = 49 बटे x इंटू वाई 21, 6×9 = 54 में से 6 जाएगा 48, 48 और 49 97 बटे 21, ये आपका आंसर है। यानी अगर डिवाइड करोगे 21 चौको 84, 13, यानी कि 21 छक्के 126, 4.6 के करीब। अगर मैं x बराबर 6 ले लूं, y बराबर 14 ले लूं, ले सकता हूं, 3×5 = 7, 6 गुणे 6 गुणे 6 का स्क्वायर 36, 36 गुणे 6 216, ये हो गया। 2 गुणे 6 12 प्लस 7 का 14 का स्क्वायर 196 बटे 14 छक 84, 216 में से 12 204, 204 और 196 400, 400 बटे 84, 4 से काट दो 21 बचा, 4 से काटोगे 100 हो जाएगा। क्या 100 बटे 21 97 बटे 21 के बराबर? नहीं, तो पावर इसी वजह से बराबर होना चाहिए। अदरवाइज आप देखना है x बराबर 3 है और y बराबर 7 है लेके, क्या इसकी वैल्यू निकल सकती है अगर पावर बराबर ना हो? नहीं निकल सकती, ठीक है, क्योंकि a आ जाएगा और a की वैल्यू हमें पता नहीं। तो हमेशा याद रखना पावर बराबर होनी चाहिए, पावर बराबर है तो वैल्यू पुट कर दो, यानी 6 गुणे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुणे 3 गुणे 7, यानी कि 2 7 21, अरे लिख दे रहा हूँ 2 गुणे 3 गुणे 7 प्लस 7 का स्क्वायर बटे 3 गुणे 7 21, 6×9 = 54 माइनस
42 + 49/21, -42 + 49 यानी कि प्लस का 7, 54 7 61, 61/21 आपका उत्तर आ जाएगा। अच्छा ये प्रश्न देखो, √x% ऑफ x इज 80। रूट एक्स मैंने आपको बताया था a% बराबर होता है a/100। अब √x% कितना हो जाएगा, √x/100, √x/100 इंटू एक्स, एक्स का किसका का मतलब मल्टीप्लाई, यानी √x/100 इंटू एक्स बराबर 80। बस सॉल्व कर लो। तो आप कहोगे स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे √x का स्क्वायर एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, एक के बाद 4 जीरो, ये बराबर 80 का स्क्वायर 64, 4 जीरो और लग जाएगा, 1 2 3 4, यानी x³ बराबर कितना हो गया, 64 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 64 का क्यूब √4 और ये 1 2 3 3 पेयर बन रहा है, यानी 100 का क्यूब लिखा हुआ तो 100 लगा दो, x बराबर 400। क्लियर। एक मिनट, हमने कहा था कर लिया 55 तक, 56 पे आते हैं ना, ये देख लेना यार, हिंदी में देख लेना, ठीक है। परेशान ना करना प्लीज। कहा गया एवरेज नंबर ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। देखो एवरेज जो होता है ना, वो हमेशा मिडिल टर्म होता है। क्या होता है, मिडिल टर्म होता है। मिडिल टर्म मतलब अगर पदों की संख्या n जो ऑड है, ठीक है, तो n+1/2 टर्म जो होगा वो एवरेज होगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव दिया गया यानी कि क्रमागत अगर संख्याएं दी गई हैं, तो उनका जो बीच वाला पद होगा वही उसका एवरेज हो जाएगा। अगर n ऑड नहीं इवन हो, यानी n सम हो, तो इसका एवरेज क्या होता है, n/2 टर्म प्लस n+1/2 टर्म बटे 2, ये हो जाता है एवरेज। अगर n विषम हो, पदों की संख्या विषम हो और क्रमागत संख्याओं का एवरेज पूछा गया हो, तो आप कहेंगे n/2 टर्म यानी n/2 वहां पर, और n/2 + 1 कर लेना यहाँ पे, n/2 + 1 टर्म और बटे 2, यानी कि अगर मान लो पदों की संख्या 8 होती तो 8/2 चौथा पद, और ये 8/2 धन 1 यानी कि पांचवा पद, चौथा पद प्लस पांचवा पद बटे 2 कर देते तो आपका क्या आ जाता, आपका एवरेज आ जाता। ठीक है। आपका क्या, 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, अगर 7 क्रमागत संख्याओं का एवरेज 13 है, तो हमें पता है कि 7 ऑड है, तो यहाँ पे एवरेज कितना हो जाएगा, 7+1/2वां टर्म, 7+1/2, 7+1/2 यानी कि 8/2, यानी चौथा पद आ गया, फोर्थ टर्म आ गया 13। फोर्थ टर्म अगर 13 है तो फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, 6 7, ये हो गया आपका। इन संख्याएं, ये संख्याएं दी गई, यानी कि ऐसे संख्याएं मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे 13 है, यहाँ 12 होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ 10 होगा, यानी आपकी सातों संख्याएं पता चल। तो क्या अगर नेक्स्ट 3 ऐड कर दी जाए, नेक्स्ट 3 यानी कि आप क्या क्या ऐड करोगे, 18 19 20, यानी कि आप संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 7 थी और 3 और आ गई, यानी कि आप 7 + 3 हमारी संख्याएं हो गई 10। ये अगर 3 संख्याएं जो आ रही है वो एवरेज से कितना ज्यादा लेके आ रही है, ये एवरेज से 5 ज्यादा लेके आ रही है। देखो 13 एवरेज है, अभी तक एवरेज 13 था, एवरेज से 5 ये ज्यादा लेके आ रही है, 6 ये ज्यादा लेके आ रही है, 7 ये, नहीं टोटल एवरेज से कितना ज्यादा आ रहा है, 19। जो ये 19 ज्यादा आ रहा है, ये दसों संख्याओं में तो बटेगा, क्योंकि एवरेज मतलब होता है सब पे कितना हिस्सा है, तो 19 अगर दसों संख्याओं पे डिवाइड करोगे तो 1.9 बढ़ जाएगा एवरेज। अब था पहले कितना, अरे यार मैंने क्या कर दिया, 5 यहाँ आया, 6 यहाँ आया, 7 7 6 13 5 18, सॉरी ये 18 है 19 नहीं, ठीक है, यानी 18 दसों में बटेगा, 1.8 1.8 बढ़ जाएगा। तो एवरेज अभी तक कितना था, ठीक है 13 था, अभी कितना हो जाएगा, 1.8 से बढ़ेगा तो 7 3 10 ही तो हो रही है। इफ द नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव जो न्यू एवरेज विल बी 13 14.8 होना चाहिए, ये क्यों नहीं आ रहा, चलो देख लेते हैं क्यों नहीं आ रहा, देख लेते हैं भैया, पहले मिटा देते हैं हमारा प्रश्न सही है गलत है। देखो अगर मैं कहूं, यहां मिटा देते हैं, ठीक है, देखो अगर एवरेज 7 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का 13 है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, कि 13 इसका चौथा पद हो गया, 14 15वां, 14 15 16, 3 इधर कर दो 3 इधर कर दो, 12 11 10, 3 3 6 1 7, एवरेज आप निकालोगे 13 ही आएगा, क्योंकि देखो इन दोनों का 13 इन दोनों का 13, पेयर में निकालो इन दोनों का 13 तो सेम। तो अगर नेक्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, हमने 17 18 19 ही तो ऐड करना है, ये एवरेज से कितना, अब सबका ये सम ले लेते हैं, इनका सम कितना है, इनका सम अगर हम देखें, इनका जो पहले थे उनका सम कितना है, देखो
अरे 13 अगर इनका एवरेज है 7 संख्याओं का तो इनका सम 91 होगा। देखो जोड़ लेना, अब 91 आएगा। 6 8 14 4 18 3 21 2 23 1 24 14। अब ये जो हमारी संख्या जुड़ रही है देखो 9 8 17 7 24 और ये एक, अरे मतलब 18 या 54 हो जाएगा वैसे। अब 91 और 54 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 145। ठीक है। तो एक, यार हमने जाग ओ हो, मैंने क्या गलत कर दिया था। हमने जो संख्याएं ली थी हमने 17 18 19 ना लेके हमने 18 19 20 ले ली थी। ठीक है, तो अब देखो 91 ये हो गया और 54 ये हो गया, टोटल कितना हो गया? 145। वह एवरेज क्या होता है? टोटल बटे नंबर्स की संख्या। तो डिवाइड करेंगे तो 14.5 हो जाएगा। हमने पिछले पीछे क्या गलत करा था? हमने जो अगली तीन संख्याएं ली थी वो 17 18 19 ना लेके 18 19 20 ले ली। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं, पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे जाऊं, 13 से कितना ज्यादा है? 4। 13 से कितना ज्यादा है? 5। 13 से कितना ज्यादा है? 6। तो अब कितना ज्यादा लेके आ रही है? 4 5 9 6 15। 15 ये कितने पे डिवाइड होगा? 10 पे। तो कितना कितना बढ़ेगा? 1.5। कितने से? जो एवरेज था 13 से 1.5 बढ़ेगा, यानी एवरेज कितना हो जाएगा? 14.5। समझ आ गया? तो कहीं गलती नहीं करी थी, बस हमने थोड़ी सी गलती ये कर दी थी। ठीक है, चलो ये छोड़ो, अगला रीजनिंग का प्रश्न बट कर लेते हैं। कहा कि एक आदमी है जो 7 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, फिर 4 किलोमीटर ईस्ट, फिर 4 किलोमीटर साउथ। तो अब कहा गया शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में। तो ऐसा प्रश्न आया ना भाई, तो आप क्या काम किया करो, आप सीधे सीधे ऐसे एक वो बना लिया करो। तो अगर मैं इसको नॉर्थ मानूं तो ये अपोजिट वाला साउथ हो जाएगा। आपको पता है अगर आप नॉर्थ के साइड में मुंह करके खड़े हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो ईस्ट होता है। यानी नॉर्थ के साइड में तो लेफ्ट हैंड ईस्ट, नॉर्थ के साइड में अगर आप खड़े हो तो ये वाला ईस्ट हो जाएगा। ये ईस्ट हो गया और ये कितना हो गया? वेस्ट हो गया। बोलो क्लियर? अगर ये नॉर्थ है तो ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा। सॉरी, हमने गलत किया क्या? अच्छा, नॉर्थ के साइड में अगर आप करके खड़े होते हो, मान लो ये नॉर्थ है और नॉर्थ के साइड में मुंह करके खड़े होते हो तो ये लेफ्ट हैंड ईस्ट होता है। तो लेफ्ट हैंड ईस्ट, नॉर्थ के साइड में अगर मैं मुंह करके खड़ा होता हूँ तो लेफ्ट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड ईस्ट नहीं, लेफ्ट हैंड वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है। यही गलत कर रहा था। ठीक है, ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब ये ना कहना नहीं आता तो पढ़ाता क्यों है बे। ये मैं भूल गया था। ठीक है, ये ये कितना हो जाएगा? ये नॉर्थ, ये वेस्ट हो जाएगा, ये ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर हम नॉर्थ के साइड में मुंह करके खड़े होते हो तो जो राइट हैंड होता है वो ईस्ट होता है और ये लेफ्ट हैंड वेस्ट होता है। क्लियर हो गया? नॉर्थ के साइड में मुंह करके खड़े होने पे लेफ्ट हैंड वेस्ट और राइट हैंड ईस्ट। क्लियर? अब क्या गया, एक आदमी है 7 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, यानी यहाँ कहीं पे 7 किलोमीटर चल के यहाँ पे मान लो आ गया। फिर क्या काम करता है? 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 4 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चलता है। फिर क्या काम करता है? 4 किलोमीटर साउथ की तरफ, 4 किलोमीटर अगर साउथ की तरफ चलता है तो यहाँ कहीं पे आ जाता है। चलिए, पूरा ये 7 था, इतना 4 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली 3। और आपको पता है अगर ये 4 है तो ये वाला भी 4 हो जाएगा। अब ये कितनी दूरी पे? ये परपेंडिकुलर है, तो 4 है, ये 3 है, 5 हो जाएगा। ट्रिपलेट। 5 किस दिशा में? देखो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 5 किलोमीटर, यानी 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर हो गया? 57 हो गया। 58, कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स कैन नेवर बी एट यूनिट प्लेस ऑफ थाउजेंड। ये नंबर सिस्टम की मेरी बहुत डिटेल में वीडियो आप देख लेना, मतलब मोर देन एनफ, उसमें सारी चीजें कराई गई हैं। 8 घंटे की वीडियो है, लेकिन आपको किसी भी सीडीएस एग्जाम तक के लिए कोई दिक्कत। 273 के पावर है, तो यूनिट डिजिट की जब बात होती है मेरे भाई, ठीक है, तो आपका सीधा फंडा होना चाहिए यूनिट डिजिट पे फोकस करने का। तो यहाँ पे 3 के पावर एन लिखा गया। आपको पता है 3 के पावर कुछ भी लगाए, या तो यूनिट डिजिट 3 होगा, या तो यूनिट डिजिट 9 होगा, या तो यूनिट डिजिट 7 होगा, या तो यूनिट डिजिट 1। करके देख लेना, 3 के पावर 1 लगाना, 2 लगाना, 3 लगाना, 4 लगाना। इसके सिवा 3 के पावर कुछ भी लगा दोगे तो यूनिट डिजिट इन चारों के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि देखो 3 के पावर 1 पे 3, 3 के पावर 2 पे 9, 3 के पावर 3 पे 27, 3 के पावर 4 पे 81, यूनिट डिजिट देख लेना, 3 9 7। यहाँ पे 5 हो सकता है 3 के पावर? नहीं, नेवर। तो 5 कभी नहीं हो सकता है अगर पॉजिटिव इंटीजर हो। ठीक है, 58 हो गया। 59 पे आ जाते हैं, 59। हाँ, ये 59 है। हिंदी में देख लेना, मैं फिर से कह रहा हूँ, प्लीज परेशान ना करना कि हिंदी नहीं दिख रहा। हिंदी मैंने दिखा दिया है। ठीक है, ये देख, ये अच्छा प्रश्न है, एसएससी में एक बार पूछा गया था, रेशनलाइजेशन का प्रश्न है, इस वजह सिंप्लीफिकेशन मान लो 59 में। ये देखो, इसमें तो हिंदी में कुछ है नहीं, ये किसके बराबर है पूछा गया। देखो, अगर ऐसा प्रश्न है तो आपको क्या काम करना होता है? सबसे पहले क्या काम करो मेरे भाई? 4 बटे, अगर मैं क्या काम करूं, इसको लेता हूं और इसको लेता हूं। ठीक है, इसको ए मानता हूं, इसको बी, तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी से गुणा करूं, यानी 1 + √2
-√3 से गुणा कर। तो नीचे a प्लस बी है, a माइनस बी से गुणा होगा तो a का स्क्वायर यानी 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर यानी 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस 2 √4 -√3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। बोलो क्लियर। 4 इंटू 1 प्लस √2 माइनस √3 बटे में 1 प्लस 2 3 माइनस 3 कट गया यानी 2 √2 बचे। आपने कहा आपने ऐसा क्यों किया? देखो मेरे भाई, मुझे दिख रहा था ना कि 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जुड़ के 3 होगा और ये √3 का स्क्वायर 3 होगा, और ये दोनों अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो कट जाएगा। अदरवाइज मैं 1 और 3 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का भी ले सकता था, लेकिन मुझे दिखा कि यहाँ से ये कटता नजर आया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर से कटता नजर आया, तो मैंने इसको एक साइड लिख लिया क्योंकि मुझे पता था a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा और c स्क्वायर माइनस में हो जाएगा तो कट जाएगा। भाई इस वजह से लिया, ये समझना बात। 2 √2 से अगर √4 कटेगा, पहले 2 से काटो तो ये 2 बचे, यहाँ रूट रूट 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो अब √2 का गुणा कर दो तो √2 1 में गुणा होगा, √2 में गुणा होगा, √2 √3 में। आपको पता है रूट ए और गुड़े रूट बी, अगर ये रूट है स्क्वायर रूट है यानी कि यहाँ पे भी 2 हिडन है, यहाँ पे भी 2, तो अगर ये बराबर हो तो आप क्या काम करते हैं, इसके अंदर ही गुणा कर लेते हैं, जोड़ ना देना। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी मतलब स्क्वायर रूट ऑफ। क्यों? क्योंकि देखो अगर ये ऐसा लिखा तो इसका मतलब होता है a के पावर 1/, अगर nth रूट ऑफ a होता तो a के पावर 1/, यहाँ सेकंड रूट है तो a के पावर 1/2, ऐसे b के पावर 1/2, a के पावर 1/2 गुणे b के पावर। मैं क्या बताता हूँ आपको कि अगर ab के पावर 1/2 है तो उसका मतलब होता है कि a के पावर 1/2 गुणे b के पावर, यानी कि यहाँ पे ab का स्क्वायर रूट, तो यही तो होगा। तो यहाँ पे √2 इंटू √3 √6, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा √2 प्लस 2 माइनस, या आप ऐसे लिख सकते हो √2 माइनस √6 प्लस 2। कहाँ पे दिख रहा है? √2 माइनस √6 प्लस 2, ये ऑप्शन होगा। और कोई प्रश्न बच्चा? मेरे हिसाब से नहीं बच्चा, हो गया सारा। ठीक है, चलो ये 60वां प्रश्न आपका होमवर्क है, ये कर लेना, रीजनिंग का प्रश्न है, मैं पीडीएफ दे दूंगा, ये प्लीज ट्राई करना। ठीक है, ये अंग्रेजी में दिख रहा है और ये दिख रहा है हिंदी में। कुछ पी क्यू है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, कुछ पी क्यू है, कुछ पी क्यू है, प्रत्येक आर क्यू है, प्रत्येक आर क्यू, ऐसे बन सकता है। दूसरा ये होगा कि ये कॉमन होता है। आप बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ये दोनों आप, एक होमवर्क पहले दिया था और डीआई वाला, और एक ये, दोनों करके बताना कमेंट सेक्शन में कितना हो। ठीक है, बाकी अपनी जो मैंने वीडियो की बात करी वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और ये पीडीएफ जो है ये सारे शॉर्ट पीडीएफ नहीं मिल पाएगा क्योंकि देखो ये पीडीएफ वन नोट से बनाने में बड़ी मुश्किल होती है, चाहे इसका देख लो और चाहे इसका दूसरे वाले का भी देख लो। ये देखो, अगर मैं ये पीडीएफ बनाने जाऊंगा ना मेरे भाई, तो ये बहुत गंदा सा पीडीएफ बनता है। आपको मैंने एक प्रोवाइड करने की कोशिश करी थी, ये देखो सारे हमने सॉल्व कर लिए, हमने 10-15 प्रश्न कर लिए, अच्छे प्रश्न कर लिए। बस आपको एक काम करना है, थोड़ा सा मेरा कहना मानना है। ठीक है, कहना क्या मानना है कि चैनल को मतलब अगर पसंद आ रहा है कंटेंट और वो, तो शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी स्टार बैच अपना कुछ अवेलेबल है, जिसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। स्टार बैच में आपको पूरा पूरा मैथमेटिक्स का सिलेबस मिल जाएगा, एरिथमेटिक एडवांस का 2 प्लेलिस्ट है, स्टार बैच 2.0, 2.0 एरिथमेटिक का है, और वो अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप जाके देख लेना, पूरा देखना, मोर देन एनफ है। अगर आप बिगिनर हो, पढ़ चुके हो तो भी। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहे, सिलेक्शन के बाद जरूर मिलते हैं। बाय, लव यू ऑल।